हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ डॉक्टर शैलजा एंड इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्यों कुछ डिजीज़ेज़ रन करती हैं फैमिलीज़ में, यानी कि पास ऑन होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स को अगर हम नाम से समझें तो यानी कि वो बीमारी जो कि जीन्स के कारण होती है उनको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। अब ये डिसऑर्डर्स होते कब है, तब होंगे जब हमारी जीन्स या फिर क्रोमोसोम्स में क्या हो, म्यूटेशन हो। तो यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो तरह के हो सकते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग देम वन बाय वन। सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि होते क्यों हैं, ड्यू टू द चेंज इन द सिंगल जीन, यानी कि ड्यू टू द म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। और इन डिसऑर्डर्स को हम ट्रेस कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, क्योंकि ये फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। दीज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ऑटोजोमल और सेक्स लिंक्ड। ऑटोजोमल का मतलब क्या होता है कि जो जीन्स होंगे वो प्रेजेंट रहेंगे ऑटोजोम्स पर, और सेक्स लिंक का मतलब क्या है कि जो जीन्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे एक्स क्रोमोजोम्स पर। ठीक है। देन ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीजेज में जो एनसीईआरटी में मेनली गिवन है वो हमने याद रखना है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। सिंगल जो हमने याद रखना है डोमिनेंट में वो है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। और ऑटोजोमल रिसेसिव में वी हैव टू रिमेंबर सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, थैलेसीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। जबकि सेक्स लिंक कैन अगेन बी डोमिनेंट और रिसेसिव। अब रिसेसिव अभी मैंने बताया कि ऑटोजोमल डिजीजेस का मतलब क्या है कि जो जीन्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे ऑटोजोम्स के ऊपर। एंड सिमिलरली सेक्स लिंक में मैंने बताया कि इनमें क्या होगा, जो जीन्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे सेक्स क्रोमोजोम्स के ऊपर। अब हमारे पास मेनली आता है रिसेसिव, जो हमने मेनली डिटेल्स में स्टडी करनी है वो आएंगी रिसेसिव डिजीज। रिसेसिव का मतलब है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस तभी कर पाएंगे जब होमोजाइगस या फिर प्योर कंडीशन में हो, यानी कि ये डिजीजेस तभी एक्सप्रेस करेंगी जब व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस और प्योर कंडीशन में जब ये होंगी। ठीक है। सो दीज आर द ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीजेस। अब हम समझते हैं सेक्स लिंक डिजीजेस को, यानी कि इनमें क्या होंगे, जो हमारे जीन्स होंगे वो प्रेजेंट किस पर होंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स पर होंगे। मान लीजिए जब हम सबसे पहले फीमेल्स में देखते हैं, ठीक है, फीमेल्स में पता है हमारे पास क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल्स में क्या होते हैं, XY क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहले मेल्स को ही स्टडी करते हैं। अब मेल्स में हमारे पास क्या है, ये क्या हो गया, XY अगर है तो ये क्या हो गया, मेल क्या है, नॉर्मल है। जबकि अगर हमारे पास, जबकि मेल्स में डिजीज तब पास होगी, या फिर हम मेल को डिजीज्ड कब कहेंगे, जब मेल में क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम जो होगा वो डिजीज्ड होगा। यानी कि मेल्स में दो कंडीशन हो सकती है, या तो मेल क्या होगा, नॉर्मल होगा, या फिर मेल क्या होगा, डिजीज्ड होगा। अगर फीमेल्स के अंदर हमें तीन कंडीशंस देखने को मिल सकते हैं, या तो एक फीमेल नॉर्मल होगी, यानी कि उसके पास क्या है, एक्स क्रोमोसोम्स है, उसमें कोई भी डिफेक्टिव जीन पास ऑन नहीं हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज़ हो सकती है, फीमेल को हम क्या बोलेंगे, डिजीज़ बोलेंगे, यानी कि जो फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर, दोनों के ऊपर क्या है, डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है, यानी कि ये दोनों क्या है, डिफेक्टिव जीन्स दोनों क्रोमोसोम्स में, तो फीमेल को हम डिजीज़ बोलेंगे। और फीमेल को हम कैरियर कब बोलेंगे, जब जो डिफेक्टिव जीन है वो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या हो गया, दिस इज द डिफेक्टिव जीन, क्योंकि इसके ऊपर ये एक्स क्रोमोसोम है, ये हमारे पास डिजीज्ड हो गया। ठीक है। जबकि ये नॉर्मल है, तो इस फीमेल को हम क्या बोलेंगे, कैरियर बोलेंगे। ठीक है। तो फीमेल के पास तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो क्या होगी, नॉर्मल होगी, या फिर वो क्या हो सकती है, डिजीज्ड हो सकते हैं, जब दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे डिफेक्टिव जीन है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक फीमेल कैरियर हो सकती है जब उसके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम के ऊपर डिफेक्टिव जीन पास हुआ है, जबकि जो उसका दूसरा क्रोमोसोम है वो क्या है, नॉर्मल है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में, यानी कि जब फीमेल एक कैरियर होती है तो ऐसे में फीमेल को डिजीज़ अपीयर नहीं होती, यानी कि फीमेल खुद डिजीज़ नहीं होती, लेकिन उसके पास वो जो उसका डिफेक्टिव जीन होता है वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकती है। यानी कि हाई चांसेस होते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उसके पास वो डिजीज़ क्या हो सकती है, इनहेरिट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द फादर, कि फादर नॉर्मल होगा या फिर फादर भी डिजीज्ड होगा। तो ये सारा का सारा हम बेसिकली अब जो हमारी आगे डिजीज़ेज़ हैं हम उनमें स्टडी करने वाले हैं। तो ये बेसिक्स थे जिसमें हमें पता होनी चाहिए कि कैरियर क्या होता है और डिजीज क्या होता है। फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होती है, हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। अभी हमने देखा था
तो हीमोफीलिया में होगा क्या, बेसिकली जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो किस पे होंगे, एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एंड अगेन रिसेसिव का मतलब क्या है कि रिसेसिव जो होता है वो तभी एक्सप्रेस करते हैं जब वो किस में होंगे, होमोजाइगस या फिर प्योर कंडीशन में होंगे, तभी वो अपने आप को क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। अब हीमोफीलिया को अगर हम देखें तो हीम का मतलब क्या होता है, ब्लड, यानी कि हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है कि ब्लीडिंग रुकती नहीं है और एक छोटे से कट से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। लेकिन हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, इनमें से ही एक क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, मिसिंग होता है या फिर डिफेक्टिव होता है, जिसके कारण जो हमारा ब्लड है वो रुक नहीं पाता एंड इट रिजल्ट्स इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। मेनली इन्वॉल्व रहते हैं इसमें फैक्टर 8 और फैक्टर 9, ठीक है। सो व्हाट इज हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में होता है कि एक सिंपल कट से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है और क्लॉटिंग फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारा हीमोफीलिया, इसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज़ बोला जाता है। हीमोफीलिया इज़ नोन एज रॉयल डिजीज़। इसको रॉयल डिजीज़ क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो डिजीज़ है एक क्वीन विक्टोरिया में प्रेजेंट थी, और अगर हम क्वीन विक्टोरिया के पेडिग्री की एनालाइज करें तो उसमें दिखता है कि उनके आगे जो डिसेंडेंट्स थे, यानी कि उनके बहुत सारे बच्चों में ये डिजीज़ पास ऑन हुई थी, क्योंकि जो क्वीन विक्टोरिया थी, शी हरसेल्फ वाज अ कैरियर थी वो, मतलब कि उनके अंदर उस डिजीज़ का कोई इफेक्ट शो नहीं हुआ था, लेकिन आगे वो टेंडेंसी रखती थी कि वो अपने बच्चों को ये डिजीज़ क्या कर सकती थी, ट्रांसफ़र कर सकती थी। अब अगर एक फ़ीमेल कैरियर होती है तो उसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर ये हमारी फीमेल है, फीमेल के पास क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। कैरियर का मतलब क्या होता है कि जो डिफेक्टिव जीन होगा वो प्रेजेंट होगा ओनली ऑन 1 क्रोमोसोम, तो ये होता है कैरियर। जो हमारी क्वीन विक्टोरिया थी उनमें क्या था, एक्स क्रोमोसोम्स थे, यानी कि डिफेक्टिव जीन वॉज प्रेजेंट ओनली ऑन 1 ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स, जिसके कारण शी हरसेल्फ वॉज अ कैरियर बट कुड ट्रांसफर द डिजीज टू हर ऑफस्प्रिंग्स। हीमोफीलिया इज़ मोर कॉमनली सीन इन मेल्स। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए कंडीशंस हम समझते हैं, क्योंकि अगर हमें मेल को मान लीजिए क्या होना है, हीमोफीलियक होना है। सो ये क्या है, हमारा मेल है, अगर इसको हीमोफीलियक होना है तो इसमें क्या होना चाहिए, जो डिफेक्टिव जीन है वो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर आएगा और जो मेल है वो क्या हो जाएगा, हीमोफीलियक हो जाएगा। जबकि अगर हमें फीमेल को हीमोफीलियक करना है तो उसके दोनों क्रोमोसोम्स पर क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव जीन होना चाहिए। ये कंडीशन इतनी ईजिली पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर ये डिफेक्टिव जीन पास होना ही थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए फीमेल्स मोस्टली क्या होती हैं, कैरियर्स होती है, यानी कि उनके सिर्फ एक क्रोमोसोम के ऊपर डिफेक्टिव जीन आता है, और जो मेन होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, हीमोफीलियक होते हैं, ठीक है। सो हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स बिकॉज इट इज़ एन, सबसे पहली बात तो क्योंकि एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है और मेल्स को सिर्फ एक डिजीज एक्स क्रोमोसोम चाहिए टू डेवलप द कंडीशन, वेराज फीमेल्स को 2 डिजीज एक्स क्रोमोसोम्स चाहिए होते हैं टू डेवलप हीमोफीलिया। इसलिए मोस्टली हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हीमोफीलियक होते हैं, और जो फीमेल्स होती है वो क्या होती हैं, कैरियर्स होती हैं। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है, द हेट्रोजाइगस फीमेल, यानी कि जो कैरियर होएगी फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज़ टू सन्स। वही बात होगी। अब इसको हम इससे समझते हैं, क्रॉसिंग करके समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि अगर एक फीमेल है वो कैरियर है तो फीमेल कैरियर ये हो गई, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या किया कि एक कैरियर फीमेल ली और एक नॉर्मल मेल लिया। अब अगर इनकी हम क्रॉसिंग करा के देखें, सो हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या किया, दिस इज़ अ कैरियर फीमेल, ठीक है, एंड दिस इज़ अ नॉर्मल मेल। तो अब अगर हम इसका पनेट स्क्वायर से देखें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, XHX, यानी कि अगेन कैरियर आया, XHY, यानी कि जो सन आया वो क्या हो गया, हीमोफीलियक हो गया, देन XX एंड XY। तो यानी कि अगर एक फीमेल कैरियर है तो मोस्टली चांसेस क्या रहते हैं कि जो सन होगा वो क्या होगा, डिजीज्ड होगा, यानी कि हीमोफीलियक होगा, क्योंकि अगेन हमें सिर्फ एक, अगर सन को हीमोफीलियक होना है तो उसे सिर्फ एक क्रोमोसोम चाहिए जो कि जिसके ऊपर डिफेक्टिव जीन हो, और सन इजीली क्या बन सकता है, हीमोफीलियक बोलता है। तो ये लाइन क्लियर है कि द हेट्रोजाइगस फीमेल, यानी कि एक कैरियर फीमेल फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज मोस्टली टू द सन्स।
नाउ अगेन एक लाइन जो एनसीईआरटी में लिखी गई, दोनों लाइंस एनसीईआरटी की हैं, इनको मैं क्लियर इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर ये एज इट इज़ एनसीईआरटी नीट में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि बोला क्या गया। नाउ सेकेंड लाइन को क्लियर करते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफीलियक इज़ रेयर। अगेन ये हम ऊपर समझ चुके हैं कि फीमेल्स का हीमोफीलियक होना रेयर है, क्योंकि फीमेल्स के दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर डिफेक्टिव जीन्स आने चाहिए टू बी हीमोफीलियक, जो कि बहुत रेयर हो पाता है। इसलिए फीमेल्स मोस्टली क्या होती हैं, कैरियर्स होती हैं। ठीक है, फीमेल्स मोस्टली कैरियर्स होती हैं बजाय की होने के हीमोफीलियक। तो अगेन वी आर क्लियर विद दिस कि द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग हीमोफीलियक इज रेयर बिकॉज मदर हैज़ टू बी अ कैरियर एंड फादर हैज़ टू बी अ हीमोफीलियक। यहाँ पे जिन बच्चों को लिखे हुए से समझ नहीं आया उनको इजीली समझाने के लिए मैंने 3 केसेस समझाए हैं। अब इनको हम इजीली 1 बाय 1 देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले केस 1 देखते हैं, जिसमें मैंने लिया कि एक फादर मैंने ले लिया हीमोफिलिक और मदर हमने ली नॉर्मल। ठीक है, यानी कि मदर के क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई भी डिफेक्टिव जीन नहीं है, ओनली द फादर इज हीमोफिलिक। ठीक है, तो हम देखते हैं इजीली, सबसे ईजी होता है आप इसमें एक पनेट स्क्वायर बना लो। ठीक है, तो हीमोफिलिक फादर विल बी XHY। ठीक है, एंड द नॉन कैरियर मदर यानी कि नॉर्मल मदर विल बी XX। तो क्या आएगा यहाँ पे XHX, ये क्या होगा, कैरियर फीमेल। ठीक है, एंड कैरियर डॉटर आई, देन अगेन XHX कैरियर डॉटर आई, XHX XHX ये क्या होगी, कैरियर डॉटर्स होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे सन्स को, तो ये क्या हो गए XY यानी कि सन्स क्या आएंगे, नॉर्मल होंगे। यानी कि अगर फादर हीमोफिलिक है और मदर बिल्कुल नॉर्मल है तो क्या होगी, जो डॉटर्स होंगी वो कैरियर होंगी, ना कि डिजीज्ड होंगी, और जो सन्स होंगे वो नॉर्मल होंगे। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू केस 2। अगर हम लेते हैं कि एक फादर नॉर्मल लिया हमने और मदर को कैरियर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, फादर को ले लिया नॉर्मल यानी कि XY और मदर को ले लिया कैरियर यानी कि XHX। ठीक है, अब क्या निकलेगा, ये हमारे पास आएगा XHX, डॉटर क्या हुई, कैरियर हुई। ठीक है, XHY यानी कि सन क्या हो गया, यहाँ पे बीमार हो गया, सन को हीमोफीलिया हो गया। ठीक है, देन अगेन XX, फीमेल की डॉटर क्या हुई, नॉर्मल हुई, और सन क्या हुआ, नॉर्मल हुआ। यानी कि इसमें क्या होगा कि एक जो डॉटर होगी वो कैरियर होगी, 2 बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होंगे, जबकि 2 बच्चे नॉर्मल हुए, तीसरा जो बच्चा है उसकी चांसेस क्या है कि वो क्या हो सकता है, थर्ड पॉसिबिलिटी है कि उसको क्या हो सकता है, जो डॉटर हो, अगर डॉटर हुई तो पॉसिबिलिटी है शी कैन बी अ कैरियर, और अगर सन होता है ही विल डेफिनेटली बी अ सन विद हीमोफीलिया। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द केस 3, इसमें हमने क्या लिया, फादर को हीमोफीलिया है और मदर क्या है, कैरियर है। सो अगेन हम देखते हैं अगर, तो हीमोफिलिक फादर यानी कि XHY एंड कैरियर मदर, देन अगेन XHX। अब इसमें क्या होगा, XHXH। ठीक है, यानी कि जो डॉटर होगी वो क्या होगी, हीमोफिलिक होगी। ठीक है, देन XHX यानी कि अगेन एक डॉटर क्या होगी, कैरियर हो सकती है। ठीक है, XHY यानी कि सन क्या होगा, हीमोफिलिक भी हो सकता है और XY नॉर्मल भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे केसेस हमने देख लिए हैं। इसमें अपने मेनली ये समझना है कि अगर मदर कैरियर है तो डेफिनेटली जो सन होगा उसको क्या होगा, हीमोफीलिया होगा। यही एनसीईआरटी में भी लाइन भी लिखी गई है जिसको इजीली हम अब एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट हीमोफीलिया। होप यू आर क्लियर विद दिस। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू द सेकेंड डिजीज, दैट इज सिकल सेल अनीमिया। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। द सेकेंड डिजीज वी आर गोइंग टू स्टडी सिकल सेल अनीमिया। अब सबसे पहले इसको हम नाम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अनीमिया, अनीमिया मतलब कि खून की कमी। ठीक है, अब इसको सिकल सेल क्यों बोला गया, सिकल सेल इसीलिए क्योंकि अब इतना हमें पता होता है कि क्लास 11 में भी हम पढ़ के आते हैं कि जो हमारे RBCs होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, बाइकनकेव डिस्क शेप्ड के होते हैं। इस डिजीज़ में होता क्या है, जो हमारे RBCs होते हैं वो बाइकनकेव डिस्क से इलोंगेटेड सिकल लाइक सेल्स बन जाते हैं, यानी कि उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, इसलिए इस डिजीज़ को बोला जाता है सिकल सेल अनीमिया। अब जब हमारे जो RBCs हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं तो वो क्या, जो हमारी ब्लड वेसल्स है हमें पता है वो क्या होती है, नैरो होती हैं, तो वो इजीली उन नैरो ब्लड वेसल्स में इजीली पास नहीं हो पाते क्योंकि वो क्या है, इलोंगेटेड सिकल शेप्ड हैं, जबकि नॉर्मली हमारे RBCs होते हैं डिस्क शेप के। अब वो इलोंगेटेड होने के कारण हमारी पतली पतली ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र इजीली नहीं हो पाते, जिसके कारण हमें ब्लॉकेज, पेन और ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। इस कारण इस बीमारी को नाम दिया गया है सिकल सेल अनीमिया, कि अनीमिया हो जाता है ड्यू टू सिकल सेल शेप ऑफ RBCs, एंड जिसके कारण हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। सो होप यू आर क्लियर विद द नेम। अब
सिकल सेल अनीमिया एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। ऑटोजोमल यानी कि जो डिफेक्टिव जीन होता है वो किस पे प्रेजेंट है, ऑटोजोम्स पे प्रेजेंट है। रिसेसिव हमने पहले ही बोला, रिसेसिव मतलब कि रिसेसिव तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जब होमोजाइगस या फिर प्योर कंडीशन में होगा, ठीक है। सो इतना याद रखना है, सिकल सेल अनीमिया इज अ ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। अब इस सेकेंड लाइन को हम समझे उससे पहले हम थर्ड लाइन को पे चलते हैं, क्योंकि बोथ ऑफ द लाइंस आर इंटरकनेक्टेड। अब जो हमारा सिकल सेल एनीमिया होता है, इट इज कंट्रोल बाय सिंगल पेयर ऑफ अलील HbA एंड HbS। अब इसको हम समझते हैं। नॉर्मली जो हमारे RBCs होते हैं उनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन A प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन म्यूटेशन की वजह से, यानी कि जो हमारा जीन है उसके अंदर ऑल्ट्रेशन आने के कारण जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन A से क्या बन जाता है, हीमोग्लोबिन S बन जाता है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करने में प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, ठीक है। सो दिस इज द सिकल सेल एनीमिया, जिसमें नॉर्मली हमारे पास HbA यानी कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि उसकी जगह क्या होता है, HbS यानी कि हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज सिकल सेल, ठीक है। अब इसमें क्या है, 3 जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं। क्या क्या हो सकता है, HbA यानी कि नॉर्मल है, जो ह्यूमन होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, उसके पास सारा का सारा क्योंकि क्या नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। जबकि अगर क्या है HbA HbS यानी कि एक हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, डिफेक्टिव जीन हो गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो पेशेंट होगा वो क्या होगा, कैरियर होगा। ये जो पर्सन होगा वो कैरियर होगा, यानी कि वो खुद नॉर्मल होगा, लेकिन उसके पास टेंडेंसी होगी कि वो आगे अपने बच्चों को ये डिजीज क्या कर सकता है, पास कर सकता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है जो खतरनाक है, दैट इज HbS यानी कि इसमें क्या होगा, जो पर्सन होगा वो डिजीज्ड होगा, वो क्या होगा, सिकल सेल अनीमिया उसको होगा। अब इस लाइन को यहाँ से समझते हैं, ये हमारे पास क्या है, हेट्रोजाइगस है, जो हमारे पास कैरियर मतलब कि इसमें क्या है, एक तो जीन है हीमोग्लोबिन इज नॉर्मल HbA HbS, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। इसमें ये क्या है, अब देखो HbA HbA दिस इज होमोजाइगस, ठीक है। ये क्या होगी, होमोजाइगस कंडीशन होगी। देन अगेन HbS HbS दोनों सेम है, तो अगेन ये क्या होगी, होमोजाइगस कंडीशन होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है HbA HbS, तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो यानी कि ये वाली जो लाइन थी, मैंने इसीलिए बोला था कि ट्रांसमिटेड सिकल सेल एनीमिया तब ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में, जब दोनों के दोनों पेरेंट्स क्या होंगे, कैरियर्स यानी कि हेट्रोजाइगस फॉर जीन होंगे। यानी कि ये वाली जो है कंडीशन, ये खतरनाक है, क्योंकि इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो पेरेंट्स होंगे वो खुद नॉर्मल होंगे, लेकिन वो अपने बच्चों को आगे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि डिजीज़ तब ट्रांसमिट होगी जब दोनों के दोनों पेरेंट्स क्या होंगे, कैरियर होंगे, ठीक है। इसको कैसे समझते हैं, दोनों के दोनों पेरेंट्स हम बनाएंगे, ठीक है। दोनों पेरेंट्स लिए हमने, ये हमने मेल ले लिया HbA HbS एंड, और ये हमने क्या ले ली, फीमेल ले लिया, अगेन HbA HbS, ठीक है। अब अगर हम इनका क्रॉस कराएं तो यहाँ पे क्या होगा, HbA HbA, ठीक है, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। दूसरा क्या है, HbA HbS, ठीक है, यानी कि हमारे पास फिर से क्या होगा, कैरियर होगा, ठीक है। फिर HbA HbS, ठीक है, अगेन अ कैरियर, और HbS HbS यानी कि ये जो हमारे पास बच्चा आएगा वो क्या होगा, उसको सिकल सेल अनीमिया होगा। यानी कि ये डिजीज तभी ट्रांसमिट होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जब दोनों के दोनों पेरेंट्स क्या होंगे, कैरियर्स होंगे, ठीक है। और ये वाला जो सिकल सेल अनीमिया जिसमें HbS HbS होता है, ये ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते, मैच्योरिटी तक पहुंचने से पहले ही इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक कंडीशन ये है। एंड अगेन ये वाली कंडीशन भी खतरनाक है, लेकिन इनमें ये है कि जो पेरेंट्स, जो पेशेंट है उसको खुद को कोई असर नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये कैरियर है इसलिए अपने बच्चों को ये डिजीज़ क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। अब हम जानते हैं कि ये डिजीज़ होती क्यों है, व्हाई इट इज़ कॉज, ठीक है। अब इसमें आपने मेनली याद रखना है कि सिकल सेल अनीमिया होती है पॉइंट म्यूटेशन के कारण, ठीक है। इट इज़ कॉज ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। जो हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि HbA जो होता है, इसके पास क्या होती है, नॉर्मली जो होती है 2 चेन्स होती हैं हमारे हीमोग्लोबिन में, एक होती है अल्फ़ा चेन और एक होती है बीटा चेन, ठीक है। सो हमारे वी हैव अल्फ़ा एंड बीटा चेन्स। इसको हम NCERT के डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि HbA जो होता है उसके पास क्या होती है, अल्फ़ा चेन्स एंड बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन यानी कि HbA में होता क्या है, उसके पास अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन, ठीक है। ये हमारी क्या है, बीटा चेन है, इसके 6th पोजीशन पर नॉर्मली क्या प्रेजेंट रहता है, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये हमने ग्लूटामिक एसिड, इसको कैसे कोड कैसे किया जाता है, ग्लू से, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया गया है ग्लू, ठीक है। लेकिन अब
पॉइंट म्यूटेशन होगी, यानी कि जो हमारे ये वाला सिंगल बेस है ये इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, यानी कि चेंज आ जाता है, म्यूटेशन होगी, ऑल्ट्रेशन हो जाती है इसकी, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। ठीक है, वेलिन जिसको इन्होंने क्या बोला है, VAL, यानी कि सिकल सेल अनीमिया में हमारे पास जब HbS यानी कि सिकल सेल अनीमिया वाले पेशेंट में होता क्या है, जो ग्लूटामिक एसिड होता है एट द 6th पोजिशन ऑफ द बीटा चेन इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन एट सेम पोजीशन। ठीक है, और इस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को फिर हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं HbS। तो कुछ नहीं है इसमें, सिंपली आपने याद रखना है कि ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया, क्योंकि इसमें बीटा चेन में 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। तो अगेन NCERT की लाइंस को रीड आउट कर लेते हैं कि इसका कॉज क्या होता है, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन 6 कोडोन पे बीटा ग्लोबिन जीन की फ्रॉम GAG टू GUG। ठीक है, देन सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब इसमें फिर ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चेंज होती है RBCs की शेप है फ्रॉम बाइकनकेव टू इलोंगेटेड से, फ्रॉम बाइकनकेव टू इलोंगेटेड सिक्कल लाइक स्ट्रक्चर, जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होएगा कि खून की कमी हो जाती है, क्योंकि ब्लड पहुँच ही नहीं पाता, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो इसके कारण क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। So this is all about sickle cell anemia. Hope you are clear with that. Now we are going to move on to the next disease. It is phenylketonuria. अब सबसे पहले इस डिज़ीज़ को भी नाम से तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिनाइलकीटोनूरिया। ठीक है, अब ये यूरिया मतलब कि इसमें क्या होता है, बेसिकली यूरिन के अंदर हमारे पास हार्मफुल कंपाउंड्स पास ऑन होने लग जाते हैं, यानी मतलब कि थ्रू द यूरिन हार्मफुल कंपाउंड्स कॉल्ड एज फिनाइल कीटोन्स आर एक्सक्रीटेड, इसीलिए इस डिजीज़ का क्या नाम है, फिनाइलकीटोनूरिया। ठीक है, अब ये भी क्या है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, दोबारा से पता है हमें क्या है, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है, क्योंकि इसमें क्या है, जो जीन है, डिफेक्टिव जीन इज प्रेजेंट ऑन द ऑटोजोम्स। ठीक है, अब ये होती क्यों है, इसका कॉज क्या है। ठीक है, इसमें होता क्या है, बेसिकली जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसके पास एक एंजाइम नहीं होता, लिवर में एक एंजाइम एब्सेंट रहता है, कौन सा, फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, दिस एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी, जिसके कारण जो हमारा फिनाइल एलेनाइन जो कि एक अमीनो एसिड है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। सारा का सारा खेल इसी टॉपिक का है फिनाइलकीटोनूरिया में, कि इसमें हमारी बॉडी के अंदर जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसमें क्या होता है, ये एंजाइम जो है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज ये एब्सेंट होता है, जिसके कारण जो फिनाइल एलेनाइन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। फिनाइल एलेनाइन इज एन अमीनो एसिड। ये नॉर्मली हमारी बॉडीज़ में क्या होता है, फिनाइल एलेनाइन जो है वो कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, क्योंकि हमारी बॉडी में लिवर में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, जबकि जिन इंडिविजुअल्स को फिनाइलकीटोनूरिया होता है उनमें क्या होता है, ये वाला एंजाइम एब्सेंट होता है, जिसके कारण ये फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण फिनाइल एलेनाइन अब अगर बाहर टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू होएगा, यानी कि जमा होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता है इनटू फिनाइल पाइरुविक एसिड। फिनाइलकीटोनूरिया से जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसमें मेनली 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली होती है मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि मेंटल ग्रोथ जो होगी वो स्लो होगी, और दूसरी चीज़ जो होती है कि यूरिन जो होती है उसमें कैसी होती है, स्वीट और मस्टी स्मेल आती है ड्यू टू द एक्सक्रीशन ऑफ द फिनाइलकीटोन बॉडीज। So this is all about phenylketonuria. Now with this we have completed the Mendelian disorders. Next video mein we are going to discuss the chromosomal disorders. If you like the content then do not forget to like and subscribe.